नगर का परचम में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ उदय। आज हम बताएंगे कि किस पार्टी ने ओबीसी से किया वादा पूरा और कौन रह गया पीछे। बात करेंगे ग्वालियर में भाजपा टिकट को लेकर मचे घमासान की। मिलेंगे महाकौशल के सबसे बड़े शहर के महापौर प्रत्याशी से, जानेंगे उनके सपनों का शहर कैसा हो और बताएंगे वार्ड परिक्रमा में जनता की जुबानी, विकास की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं नगर का परचम। कस्में, वादे, प्यार, वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। ये फिल्मी नगमा राजनीतिक दलों के वादों से मुकर जाने की आदत पर फिट बैठता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी राजनीतिक दल भी वादे पर खरे उतर जाते हैं, जैसा आज भाजपा ने किया है। देखिए सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण में भाजपा ने बाजी मारी। महापौर पद पर ओबीसी को 45% टिकट। 4 आरक्षित सीट के अलावा 2 सामान्य सीटों पर दिया गया ओबीसी को टिकट। भाजपा ने बुरहानपुर और सिंगरौली नगर निगम में उतारे ओबीसी प्रत्याशी। कांग्रेस ने अनारक्षित वर्ग की सीट से नहीं दिया किसी ओबीसी को टिकट। कांग्रेस ने महापौर की टिकट घोषित करने में भले ही बाजी मार ली हो, लेकिन ओबीसी को टिकट देने के मामले में भाजपा का पलड़ा भारी है। प्रदेश की 16 नगर निगमों में आरक्षण के हिसाब से 4 पद ही ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों की सूची पहले जारी करते हुए निर्धारित 4 नगर निगमों में ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वहीं भाजपा ने आज घोषित महापौर पद के 13 प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया। हालांकि इसके लिए भाजपा को अनारक्षित सीटों का सहारा लेना पड़ा। भाजपा ने अनारक्षित, जिसे बोलचाल में सामान्य वर्ग भी कहा जाता है, उनकी भी 2 सीटों पर भी ओबीसी से प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा ने बिंद की एक नगर निगम और दूसरी निमाड़ की नगर निगम में ओबीसी को टिकट दिया है। महापौर की अनारक्षित पुरुष की सिंगरौली नगर निगम से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा और अनारक्षित महिला की बुरहानपुर नगर निगम सीट से माधुरी पटेल को महापौर प्रत्याशी बनाया है। बात करें अनारक्षित सीटों पर किस वर्ग को ज्यादा टिकट मिले हैं, तो भाजपा और कांग्रेस ने 16 नगर निगमों में से अनारक्षित 9 सीटों पर अलग अलग वर्ग को टिकट दिया है। भाजपा और कांग्रेस में इन सीटों पर ब्राह्मणों का दबदबा है। कांग्रेस ने इन अनारक्षित सीटों पर घोषित महापौर प्रत्याशियों में से 3 ब्राह्मण, 3 ठाकुर, 1 मुस्लिम और 2 वैश्य समाज को टिकट दिए हैं। वहीं भाजपा ने 9 अनारक्षित सीटों में से 7 सीटों पर घोषित महापौर प्रत्याशियों में 4 ब्राह्मण, वैश्य 1 और 2 ओबीसी को टिकट दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच रार मची थी। दोनों दलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिना आरक्षण के चुनाव कराने के आदेश के बाद तो खलबली मच गई थी। इसके बाद दोनों दलों को बैकफुट पर आना पड़ा और ओबीसी को लुभाने में दोनों दलों ने बिना आरक्षण के चुनाव होने पर पार्टी स्तर पर टिकट बांटने में 27 से लेकर 45% टिकट ओबीसी को देने का वादा किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का आदेश दे दिया। इस आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 नगर निगमों में से 4 में महापौर के पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए। तब कांग्रेस ओबीसी के लिए किए गए बड़े बड़े वादों को भूल गई और सिर्फ आरक्षित 4 नगर निगमों में ही ओबीसी प्रत्याशी उतारे। भाजपा ने अनारक्षित वर्ग की सीट से ओबीसी को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है। भाजपा मध्य प्रदेश में सबसे बड़े वर्ग ओबीसी को किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाहती है। ऐसा करके भाजपा ने कांग्रेस के ओबीसी प्रेम पर भी प्रहार किया है, जो बार बार ये दावा करते थे कि ओबीसी के साथ भाजपा ने अन्याय किया है। हालांकि अनारक्षित वर्ग में ओबीसी को टिकट देने से अनारक्षित वर्ग की बड़ी नाराजगी का जोखिम भी भाजपा ने उठाया है। देखना यह होगा कि ओबीसी को 38% आरक्षण देकर भाजपा कितने फायदे में रहती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। अब चलेंगे ग्वालियर, जहां निकाय
के टिकट देने में भाजपा को पसीना आ रहा है। आज भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई। बताया यही गया कि सब ठीक है, लेकिन घोषणा कब तक होगी नहीं बताया जा रहा। देखिए ग्वालियर से खास रिपोर्ट। भाजपा में महापौर प्रत्याशी को लेकर चल रही जोर आजमाइश के बीच जिला, प्रदेश और केंद्रीय स्तर पर कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन पुराने नामों के साथ अब तेजी से महापौर प्रत्याशी के लिए समीक्षा गुप्ता का नाम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री तोमर के साथ साथ उनका भोपाल से ग्वालियर लौटना बहुत कुछ बता रहा है। मीडिया के उन तक पहुंचने से पहले ही समीक्षा गुप्ता स्टेशन से दूसरे रास्ते से बाहर चली गई, जबकि केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक हो गई है और नाम भी फाइनल हो गया है। जल्द ही महापौर प्रत्याशी का नाम सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और कहीं किसी से कोई मतभेद नहीं है, हम सब एक हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम और योजना के अनुसार तैयारियों में लगी हुई है। कल राज्य चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो गई है। उसमें लगभग विचार विमर्श हो गया है। कुछ और बातचीत करना शेष है। जल्दी ही टिकट घोषित हो जाएंगे। माया सिंह ये सिंधिया घराने से ताल्लुक रखती हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया की मामी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनको मामी कहते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा की अखिल भारतीय महामंत्री तथा मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रहीं। 1984 में वे ग्वालियर नगर निगम में उप महापौर और काउंसलर चुनी गई। सन 2013 में विधायक बनी और प्रदेश सरकार में मंत्री रही। समीक्षा गुप्ता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की खास मानी जाती हैं। पहले महापौर रह चुकी हैं। इस समय वे महापौर के मजबूत दावेदार हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने की वजह से समीक्षा भाजपा छोड़ दी थी। अभी 1 साल पहले वापस भाजपा में आ गई हैं। सुमन शर्मा बीजेपी जिले में मंत्री और महिला कार्य समिति में रही हैं। प्रदेश महिला मोर्चा में प्रदेश महामंत्री रही हैं और फिल्म सेंसर बोर्ड की सदस्य हैं। अभी वर्तमान में कार्य समिति सदस्य हैं। संगठन की ओर से उनका नाम चल रहा है और काफी दमदार नेता हैं। वहीं इन मेयर के नामों के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर पार्षद और दूसरे मेयर पद के दावेदारों का मेला लगा रहा। हर कोई बायोडाटा और फूलों का गुलदस्ता लेकर नरेंद्र सिंह तोमर से एक टिकट की आस में मुलाकात करने के लिए आ रहा था। कि मैंने अपना आवेदन दिया, उनको अपनी बात रखी है, उनके सामने अभी रखा है, अब जो भी पार्टी निर्णय देती है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक और शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, लेकिन लोगों की भीड़ में बातें ज्यादा न हो सकी, तो प्रद्युम्न सिंह तोमर नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ी में बैठकर उनके साथ रवाना हो गए। वहीं कांग्रेस पूरे घटनाक्रम पर चुटकी ले रही है। सिंधिया के समय जो हालात रहते थे, उसी तरह अब बीजेपी चंबल में क्षत्रपों में बट गई है। मुझे नहीं लगता है कि ये सामान्य से बैठ पाएगा, क्योंकि जो स्थापित लीडर हैं, जिनकी जड़ें हैं, जिन्होंने ग्रास रूट पे काम किया है, यदि आकर उनका कोई फल खा जाएगा बाहर से आके तोता, तो उसकी स्वीकार्यता मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में कतई नहीं हो पाएगी। और आप देखेंगे इसी से संघर्ष बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और ये संघर्ष निकाय चुनाव से चल के, निकाय चुनाव में निश्चित रूप से इनका आपसी संघर्ष जो है वो कांग्रेस को लाभ देगा। बहरहाल ग्वालियर चंबल अंचल में नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए मेयर और पार्षद के टिकटों के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है, क्योंकि अब बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ऐसे में बीजेपी उनकी सहमति के बगैर चंबल में टिकटों को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रही है। ग्वालियर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जबलपुर में बीजेपी ने महापौर पद के लिए डॉक्टर जितेंद्र जामदार को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस पद के लिए कई कद्दावर नेता अपनी उम्मीदवारी जता रहे थे, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र जामदार का नाम फाइनल होने के बाद बाकी नेताओं में नाराजगी नजर आ रही है। भाजपा के नाराज नेताओं को जबलपुर के सांसद राकेश सिंह मनाने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश सिंह पार्टी की जिम्मेदारी को किस तरह से निभा रहे हैं, ये जाना हमारे संवाददाता अरविंद दुबे ने।
इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जबलपुर के सांसद श्री राकेश सिंह जी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी और पूरा जो जबलपुर के महाकौशल अंचल की जो राजनीति है उसके वे केंद्र बिंदु हैं। आमतौर पर यही माना जाता है कि राकेश सिंह जी वो नेता हैं जो महाकौशल में प्रमुख रूप से अपनी भूमिका अदा करते हैं। इस चुनाव में भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वो कौन सी बात होगी सर जिसको लेकर महापौर के इलेक्शन में आपकी पार्टी जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा, एक ही मुद्दा होता है, विकास और सिर्फ विकास। चुनाव कोई भी हो, हम विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तो पूरे देश ने इस पर मोहर लगा दी है और इसलिए महापौर का चुनाव तो शहर के विकास के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारा अपना एक रोड मैप है पार्टी का, जबलपुर को विकास की दृष्टि से ऊंचाइयों तक ले जाने का, और उसके लिए पार्टी ने एक आदर्श और योग्य कार्यकर्ता का चयन किया डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी के रूप में। और मुझे नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जबलपुर के प्रत्येक जनप्रतिनिधि को ये उम्मीद है कि डॉक्टर जामदार जी के महापौर कार्यकाल में जबलपुर विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब लंबे समय तक कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो सत्ता के पद के प्रति आकर्षण बढ़ता है। जाहिर सी बात है कि उम्मीदवारी के लिए कई नाम थे, कुछ हो सकता है उनमें से नाराज भी हो गए हों। आपकी भूमिका ऐसी होती है कि अक्सर आप नाराज लोगों को आसानी से मनाते हैं। इस बार थोड़ा सा क्या कठिन नहीं लग रहा मनाना? मुझे नहीं लगता कि कोई कठिनाई जबलपुर में है। लगभग सभी इसके लिए जो प्रत्याशी थे वो सभी योग्य प्रत्याशी हैं। सबके नामों पर बराबरी से विचार हुआ है, लेकिन किसी एक के नाम पर ही निर्णय होता है। डॉक्टर जामदार जी के नाम पर निर्णय, उसका मतलब ये नहीं कि बाकी के प्रत्याशी कोई कमजोर हैं। सब बराबरी के हैं, सब योग्य हैं, सब आदर्श कर्मठ हैं। उम्र का अंतर, लेकिन जब किसी एक के नाम पर फैसला होता है तो वो होता है। और लगभग बाकी सभी लोग जो प्रमुखता से इसमें थे वो सब, उन सबसे चर्चा है, बातचीत है। सभी पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर जामदार जी को जिताने के लिए। जनता के सामने एक बात ये जरूर आ रही कि कांग्रेस के उम्मीदवार जो है उम्र में कम है, युवा हैं, और जामदार साहब निश्चित रूप से अनुभवी हैं। नो डाउट सामाजिक सेवा में वे कहीं आगे हैं। ऐसे में किस तरह से आप जनता को समझा पाएंगे? जो डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी को जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि किसी भी युवा से कई गुना ज्यादा एनर्जी डॉक्टर जामदार जी में है। और सुबह से लेकर रात तक जिस तरह से वो काम करते हैं तो कई बार उसके कारण आश्चर्य भी होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये कोई कारण नहीं है। महापौर के चुनाव के लिए केवल और केवल उम्र काम नहीं करती, उसके साथ साथ एक विजन, आपकी अपनी परिपक्वता और जनता में स्वीकार्यता, ये सभी होना चाहिए। और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता वो डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी में है। और बाकी जो लोग हैं उन्हें साधने का काम आप बखूबी करते हैं, ये महाकौशल हम सभी जानते हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद राकेश सिंह जी, जो कि महाकौशल की राजनीति के केंद्र बिंदु है, उनका कहना यही है कि सभी के साथ वे चुनाव में उतरेंगे और पार्टी इस बार एक बार फिर नगर सत्ता में शामिल हो सकती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शिवशंकर गुप्ता के साथ अरविंद दुबे, जबलपुर। तो नगर के पर्चों में यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक जूस आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग सफा। आप सुनने जा रहे हैं ग्राम सरकार, पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, खेत से चौपाल के हाल, सियासत की हर चाल, चुनाव के हर पहलू से हम आपको कराएंगे रूबरू। देखिए पंचायत का परचम शाम 6 बजे। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। हर लेट नाइट पार्टी स्टेशन का जश्न, चौड़ी हो जाती तो जश्न का जश्न।
जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफर्ड इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नर्सिंग, होम्योपैथी, डेंटल, पैरामेडिकल, PhD रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। Contact 7024144981 और 828384। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करेंगे महाकौशल की, जहां भाजपा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आए नेता डॉक्टर जितेंद्र जामदार को महापौर का उम्मीदवार बनाया है। सुनते हैं उनकी जुबानी कि जबलपुर के विकास को लेकर उनके विजन को। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर से महापौर पद के उम्मीदवार के लिए डॉक्टर जितेंद्र जामदार के नाम पर मोहर लगा दी। डॉक्टर जितेंद्र जामदार का परिवार 3 पीढ़ियों से सामाजिक सेवा में है। आप खुद भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, देश के ख्यातिलब्ध सर्जन हैं और लगभग आधा सैकड़ा से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं के संरक्षक हैं। पूरी उम्र लोगों के बीच में समाज सेवा में गुजारी है। आरएसएस से आते हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और अब जनता के काम के लिए पद की उम्मीदवारी पर हैं। वो कौन सी बात लेकर जाएंगे सर जनता के पास? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश के प्रभारी जी, हमारे संगठन महामंत्री जी और सबसे बड़ी हमारे यशस्वी सांसद माननीय राकेश सिंह जी, इनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि ये जो चुनाव है इसको मैं कोई युद्ध की तरह नहीं देख रहा हूं। देखिए, चुनाव है, सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है और सबको साथ लेकर के जबलपुर का स्वरूप, एक अत्यंत सुंदर स्वरूप का निर्माण करना, हमारे यहाँ के प्रत्येक नागरिक के स्वप्न को साकार करने का प्रयत्न करना, उसके लिए जो आवश्यक है प्रयत्नों की पराकाष्ठा करना, उसका हमारे पास रोड मैप तैयार है। रोड मैप तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने तो प्रत्याशी अभी घोषित किया है और वे युवा हैं, आप कैसे निपटेंगे उनसे? देखिए, एज इज अ फिगर, आपका मन कितना युवा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जहां तक काम का प्रश्न है तो डॉक्टरों के लिए तो 24 घंटे में 18 घंटे काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी आदत रहती है। बल्कि अन्य क्षेत्रों में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, आराम करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। हम लोग तो कभी तैयार होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल सर्जरी थोड़ी सी अलग होती है सर ऑर्थोपेडिक सर्जरी से। पर उसके लिए पिछले 8 साल से मैं तैयार हूँ। 2014 में मैं संघ के दायित्व से मुक्त होकर के और भारतीय जनता पार्टी में आया। संघ के दायित्व से मुक्त होकर के और भारतीय जनता पार्टी में आया और उसके बाद प्रशिक्षण का दायित्व मिला। उसके बाद नर्मदा सेवा यात्रा मिली। तो मुझे लगता है कि जिसने नर्मदा सेवा यात्रा चला ली उसके लिए शहर चलाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। नर्मदा सेवा यात्रा तो आप कल्पना करिए 150 दिन की यात्रा थी और जबरदस्त काम था वो, तो उसकी तुलना में तो आसान काम है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। डॉक्टर जामदार साहब के लिए कहना है कि पॉलिटिकल सर्जरी करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वे लंबे समय से बीजेपी में सेवा दे रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन श्री शंकर गुप्ता के साथ अरुण दुबे, जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी ने लंबी उठापटक के बाद भोपाल नगर निगम के लिए महापौर पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेत्री मालती राय के नाम पर मोहर लगाई है। अपने नाम की घोषणा के बाद मालती राय भाजपा के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी के साथ खेड़ापति मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन कर मत्था टेका। इसके बाद वह पार्टी के मुख्यालय पहुंची और पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। बीजेपी प्रत्याशी मालती राय से बात की हमारे संवाददाता संदीप सेन ने। बीजेपी की महापौर प्रत्याशी
जो है वो हमारे साथ में है मालती राय जी। मालती राय जी, सबसे पहले तो बधाई हो आपको, और संगठन की चुनौती पर खरी उतरेंगी? जी, संगठन ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है और जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है, और भारतीय जनता पार्टी संगठन ही यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। मैं तो एक मात्र नाम हूँ कि मालती राय चुनाव लड़ रही है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही चुनाव लड़ रहा है। विभा पटेल पहले भी महापौर रह चुकी हैं, अब उनसे मुकाबला है, किस तरह देखते हैं? हमने आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ रहा हो, यहाँ कोई महापौर, एक मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको आईना दिखा दिया है। मतदाताओं के लिए कोई संदेश? मतदाताओं से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खरी उतरती है। देश में भी हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता को सहयोग कर रहे हैं, प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के लिए सहयोग कर रहे हैं। भोपाल में भोपाल की जनता से अपील करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है तो भोपाल में विकास की गंगा और बहेगी। तो ये थी बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मालती राय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो मतदाताओं के साथ साथ संगठन ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी पर और मतदाताओं की कसौटी पर वो खरा उतरेंगे। कैमरा पर्सन नंदकिशोर सैनी के साथ संदीप सैन, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। भोपाल नगर निगम में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी विभा पटेल बैरागढ़ पहुंची, जहां संत हृदयराम जी की कुटिया समेत कई मंदिरों में दर्शन कर चुनावी प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने आम जनता से सहयोग की अपील की है कि कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा ने बात की। अब विभा पटेल का अब जो है प्रचार शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात करें तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात का दौर जो है अब जारी है और हम बात करने का प्रयास करेंगे। भाभी, आज से आपका प्रचार शुरू हो गया है और आज मंदिरों के दर्शन किए आपने? हाँ, मैंने अभी शुरुआत की है। अब धीरे धीरे हमारे संगठन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जैसे जैसे कार्यक्रम हम लोगों को देंगे, हम लोग माननीय अपने जिलाध्यक्ष जी के निर्देशन में आगे बढ़ेंगे और पूरे संगठन हमारे सभी साथी सभी लोगों के साथ। अभी दोबारा आपको महापौर बनने का मौका मिलने जा रहा है, क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जनता हम सबका सहयोग करे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा हर व्यक्ति के लिए काम करती है, हर समाज समुदाय के लिए काम करती है और हमारा ये प्रयास होता है कि हम चाहे जहाँ भी रहें, चाहे जो जनप्रतिनिधि हम बने, सबकी सेवा करते हैं। पूर्व महापौर के कई वादे हैं बैरागढ़ के लिए, लेकिन अभी तक वो कार्य पूरे नहीं हुए, क्या उनको पूरा करेंगे आप? देखिए, उनको महापौर जी पहले तो जो थे उनसे विचार करना चाहिए। मैं देखूंगी कि क्या वादे हैं और जनता की जो भलाई के हैं वो कामों में कभी राजनीति आड़े नहीं आने दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं विभा पटेल लगातार अपने कार्यों में लग चुकी है और अब प्रचार प्रसार की शुरुआत कर चुकी है। भाई, उन्होंने कहा है कि किसी भी अच्छे काम अगर करेंगे तो उनको आड़े काम में नहीं बंद किया जाएगा और उन काम को निरंतर जारी किया जाएगा। तो मनोज शर्मा के साथ विवेक शर्मा, स्वराज से भोपाल। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। निकाय चुनाव को लेकर दावेदारों के साथ मतदाताओं ने भी कमर कस ली है। स्वराज एक्सप्रेस ने राजधानी भोपाल के वार्ड क्रमांक 46 के लिए विकास की जमीनी हकीकत जानी। स्वराज एक्सप्रेस ने वार्डवासियों से जाना कि नेताओं के दावों में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। वार्डवासियों ने बताया कि प्रियदर्शनी नगर गंदगी का अड्डा बना हुआ है और वे लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं। रहवासियों का आरोप है कि पूर्व पार्षद वार्ड में नहीं आते, वहीं बिजली और पेयजल की व्यवस्था को लेकर जनता में संतोष जताया। वहीं पूर्व पार्षद आशाराम शर्मा का कहना है कि पार्षद आम जनता के बीच रहने वाला होना चाहिए, जो समय पर वार्डवासियों का कार्य कर सके। पार्षद योगेंद्र सिंह चौहान ने वार्ड की जनता को परेशान कर दिया है। वार्ड में गंदगी, वार्डवासी परेशान है। इस टाइम हम खड़े हैं वार्ड 46 में। आप देख सकते हैं वार्ड 46 की एक ये लाइब्रेरी का जो निर्माण हुआ है, आज अगर देखा जाए तो भोपाल में सबसे अच्छी लाइब्रेरियों में एक लाइब्रेरी की गिनती हो रही है, जिसको लेकर यहाँ के जो पार्षद रहे हैं उनकी मेहनत यहाँ देखने को मिल रही है। चाहे हम यहाँ पे लाइब्रेरियों में जिस प्रकार की सुविधाओं की बात कर ले, कैमरों की बात कर ले, लाइट की बात कर ले, या अलमारियों की और किताबों की बात कर ले, साफ सफाई की बात कर ले, तो यहाँ पे हमें सारी चीजें देखने को मिल जाती है। जी सर, वार्ड क्रमांक 46 में है ये। यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है सर पढ़ाई के लेकर। इसमें जो सुविधाएं चाहिए एक स्टूडेंट को, क्या वो आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल सर, सारी सुविधाएं मिल पा रही है सर। मैं इसको अच्छी लाइब्रेरी है, साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। और किताबों को लेकर? सर किताब भी यहाँ सभी हैं कंपटीशन के साथ, और इतिहास का जो जैसे भी आप कंपटीशन करना चाहें वैसी किताबें मौजूद हैं यहाँ पे। गुड भाई, एक बार ये आपका जो ये वार्ड है, कितना आपने इसमें काम किया और क्या सोच? देखिए, एक प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में
यहाँ की जनता ने मुझे जिस प्रकार से मतों से भारी मतों जिताया था, तो मेरा ये कर्तव्य बनता था कि जनता के समक्ष उनकी कसौटियों पर खड़ा उतरूं। और मैंने पिछले 5 साल में लगातार जनता के बीच रखा कार्य किया। आप देख सकते हैं, मेरे वार्ड में जाकर जनता से पूछ सकते हैं, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे संजीवनी हो, जो पूरे RT-PCR टेस्ट, और चाहे वैक्सीन का टीका हो, वो वहाँ संजीवनी लगता रहा बराबर। चाहे आपके पार्क हो, चाहे राजीव गांधी स्कूल हो, चाहे हेल्थ क्लब हो, ओपन जिम हो, लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सारी सुविधाओं से युक्त मैंने इस वार्ड को बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल देखा जाए तो साहब पूर्व पार्षद और होने वाले पार्षद का भी यही कहना है कि इसमें कुछ सुविधाओं की जो कमी है उसे इस बार जरूर वो पूरा करेंगे। आम जनता को जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए या आवश्यकता जो होती है उसे पूरा करने का एक बार फिर कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ संजय डोंगर दिव्य, भोपाल। वार्ड के अंदर जाके देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गंदगी भी देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। 46 वार्ड में जिस प्रकार की गंदगी देखने को मिल रही है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं रोडों पे पानी भरा हुआ है, नालियों को लेकर लोग बाग यहाँ परेशान हैं, बीमारियों का आलम है, लेकिन कहीं पे भी पार्षद की यहाँ पे गलतियां देखने को मिलती है। वार्ड 46 के जब लोगों से बात करी जाए तो वही बताएंगे कि किस प्रकार की परेशानियों का उन्हें यहाँ सामना करना पड़ता है। श्रीराम जी, अगर देखा जाए तो हम तो अच्छाई भी देखी, लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा बाहर रोडों पे देखने को मिली, अंदर जब कॉलोनी में आके देख रहे हैं तो गंदगी का अंबार है, क्या कहेंगे? और कौन है आपका पार्षद? अरे सर, ये भूतपूर्व पार्षद रोड बनवाई थी, लेकिन जब से आया जब से तो ऐसी रोड बनी हुई है। घरों के अंदर पानी घुस जाता है हमारे बारिश में। अभी सुबह के टाइम पे घुस जाता, नाला आता है, जब भी घरों में पानी घुसता है। और गंदगी पूरी घर के अंदर जाती है, लेटरिन बाथरूम सभी आता है इसके अंदर। रोड काफी बड़ा परेशानी हो रही है, रोडों को लेकर जिस प्रकार की और भी परेशानियां, नालियां भरी हुई है, क्या कहेंगे? सर 5 साल से ऐसा ही, 5 से साल हो गए, मच्छर मक्खी गंदगी सब। सर हमने नगर निगम में भी आवेदन दिया, पार्षद साहब को भी आवेदन लिख के दिया, पर 5-6 सालों से सर उनने कोई निर्णय नहीं लिया इस चीज का। पार्षद अभी योगेंद्र सिंह चौहान है, गुड्डू भैया। यही नाली की बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, बस नाली, पानी, गंदगी है पूरी। अब क्या चाहते हैं कि पार्षद हो तो किस प्रकार का पार्षद हो, क्या आम जनता के बीच हो? एक नई सोच आपके दिमाग में क्या रही होगी कि आने वाला पार्षद ऐसा होना चाहिए? आने वाला पार्षद ऐसा होना चाहिए कि जो नाली और पानी और रोडों पे ज्यादा ध्यान दे और मोहल्लों की समस्याओं पे ध्यान दे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आम जनता का भी वही कहना है कि अगर आने वाला पार्षद हमें अपनी सुविधाओं को देने वाला आदमी मिले और जो आम जनता से जुड़ा हुआ रहे, तो कहीं ना कहीं ये वार्ड भी चमन हो सकता है। अगर पूर्व पार्षद की बात कर ले तो उनका जरूर कहना है कि हम इस वार्ड को 1 नंबर वार्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन जब गलियों में घुस के देखा जाए तो इस वार्ड की कहानी कुछ और ही देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ संजय डोगर दिव्य, भोपाल।